ओके गाइस, तो चार्टर नंबर 6 कंप्लीशन और रिव्यू की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें 3 स्टैंड है, 560, 570 और 580। एक सिंपल सी केस स्टडी दी है जिसके अंदर चार्ट अकाउंटेंट जाती है ऑडिट करने के लिए और वहां पर देखती है कि कंपनी में आग लग चुकी है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए पैसे मांगे हैं लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं दे रही है, प्रमोटर पैसे कोशिश कर रहा है लेकिन बहुत पैसे इतने जमा नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, का कोई बिजनेस पूरा ठप है, कस्टमर का शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। सो देयर आर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ऊपर से फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा पता चलता है कि शायद इनको क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन वो फॉरेंसिक रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं, एविडेंस देते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट चेंज होती है, रिवाइज होती है, अब क्लेम मिल सकता है। तो बेसिकली आखिरी में ऐसा है कि हो सकता है कि अब क्लेम हमको मिल जाए। करेक्ट। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे 570 का ऐसे 570 का नॉलेज लगेगा गोइंग कंसर्न को लेकर कि भाई गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नहीं, कैसे पता करना, वो लगाना पड़ेगा। और ऐसे 560 साल खत्म होने के बाद में कुछ चीजें हो रही है तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का ऐसे 560 का भी नॉलेज लगेगा। बस इसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट नहीं है, एक सिचुएशन है जिसमें 560 सब्सिक्वेंट इवेंट भी लगता है और 570 गोइंग कंसर्न भी लगता है। 560 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर AS4 एंड एज पर इंडियस 10 जितने भी इवेंट्स होते हैं साल खत्म होने के बाद में, साल खत्म होने के बाद एंड टिल द टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होते हैं। ठीक है। इस बीच में जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको बोला जाता है, उन सबको सब्सिक्वेंट इवेंट्स बोला जाता है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो क्लैरिफाई करते हैं अनसर्टेनिटीज एंड कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, उनको एडजस्टिंग इवेंट बोला जाता है। इसके अलावा जो इवेंट्स होते हैं उनको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोला जाता है। ठीक है, जिनकी अकाउंटिंग नहीं की जाती। लेकिन इंडियस 10 तो एक कदम जाकर यह बोलता है, माना कुछ चीजों की आप अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये जनरल रूल है एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग के। इसके एक्सेप्शन है, इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ बोलता है, ठीक है, तो आपको सब्सिक्वेंट इवेंट की अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल प्रपोज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल ईपीएस पे इंपैक्ट लेते हैं हम लोग, बोनस इशू ऑफ शेयर्स आफ्टर ईयर एंड बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ एनीथिंग अफेक्ट गोइंग कंसर्न तो उसका इंपैक्ट लेना ही पड़ेगा। अगर कोई चीज बहुत सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है, ठीक है, और नॉन एडजस्टिंग नेचर की है, तो AS4 का कहना है कि आप उसको लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में उसको बता सकते हैं। अब डेफिनेशन अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स एज पर ऐसे 560। जितने भी इवेंट्स होते हैं साल खत्म होने के बाद में, टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, इस दौरान जितने भी इवेंट्स होते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे कि ऑडिटर को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है ऑडिट करने के लिए, लेकिन चेक तो वो वही करने वाला है AS4 इंडिया के हिसाब से कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनलाइजेशन तक प्रॉपर अकाउंटिंग हुई कि नहीं। एनीवेज, तो थोड़ा सा फर्क है दोनों डेफिनेशन में, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता प्रैक्टिकल लाइफ में, सिर्फ ऑडिटर को ज्यादा टाइम मिलता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो ऑल द इवेंट्स हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द टाइम ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड, दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट। इसमें फैक्ट्स भी, ऑल द फैक्ट्स ऑफ द अर्लियर पीरियड व्हिच ऑडिटर कम्स टू नो, जो ऑडिटर को पता चलते हैं ऑल द फैक्ट्स ऑफ अर्लियर पीरियड, जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ऑडिटर को बाद में पता चले, व्हिच इफ नोन अर्लियर वुड हैव चेंज्ड ओपिनियन, ऐसे फैक्ट्स भी सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में आते हैं। तो ऐसे 560 की सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी बड़ी है कंपैरेटिवली। ठीक है। जनरली अगर गलतियां एजीएम के पहले मिलती है तो रेक्टिफाई करना आसान है, हम रिवाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एजीएम के बाद मिलती है तो इट्स बेटर अगले साल प्रायर पीरियड की एंट्री पास करके उसको अगली साल रेक्टिफाई कर दो। ये ओवरऑल एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन थी। क्या है ऑडिटर की जिम्मेदारी फॉर इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले ऑडिटर्स ड्यूटी, auditor is fully responsible to perform audit procedures and collect sufficient appropriate evidence. He
मैनेजमेंट ने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को प्रॉपरली एनालाइज किया ना, उसने एडजस्टिंग इवेंट्स को बराबर आइडेंटिफाई किया ना और उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग की ना। अगर ऑडिटर कुछ एरिया के सब्सिक्वेंट इवेंट ऑलरेडी एनालाइज कर चुका है, चेक कर चुका है, तो फिर से करने की जरूरत नहीं है। क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेगा? पहले दो तरह की इंटरेक्शन करेगा। पहले जाके समझेगा कि मैनेजमेंट की क्या प्रोसीजर है सब्सिक्वेंट इवेंट को एनालाइज करके सब्सिक्वेंट इवेंट को एनालाइज करके उसकी एंट्री पास करने के लिए मैनेजमेंट की प्रोसीजर समझो। हमने बोला था राम और श्याम दो लोगों को बिठाकर एनालिसिस करवाते हैं। फिर इंक्वायरी करो मैनेजमेंट के लोगों से, कुछ कुछ आपको पता है पॉपुलर सब्सिक्वेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, उसकी लिस्ट लेकर जाओ और पूछो ये हुआ है क्या। तो दो इंटरेक्शन करके दो ऑडिट प्रोसेस हमने परफॉर्म की। दो तरह के डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स पढ़ो, आप मिनट्स पढ़ो, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी के मिनट्स पढ़ो, क्योंकि ये मिनट से भी आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर साल खत्म होने के बाद में के जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो देखो। क्यों? क्योंकि अगर उसमें अगर कोई बहुत बड़ा इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस है तो हो सकता है कि वो सब्सिक्वेंट इवेंट हो। तो ऑडिटर की पूरी जिम्मेदारी बनती है ऑडिट प्रोसेस क्या परफॉर्म करना देखा। अगर एडजस्टिंग इवेंट मिलते हैं तो उसका इफेक्ट ले लेना चाहिए। ऑडिटर को मिलते हैं तो उसने देखना चाहिए उसका प्रॉपर इफेक्ट लेना, प्रॉपर अकाउंटिंग हुई ना, प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ ना नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन। आखिरी में जाके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए। रिटर्न रिप्रेजेंट लेना चाहिए जहां पे मैनेजमेंट लिख कर देगा कि उन्होंने पूरे सब्सिक्वेंट इवेंट्स की इंफॉर्मेशन जितनी भी थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को दी और वो सारे इवेंट्स प्रॉपरली अकाउंटेड है या फिर प्रॉपरली डिस्क्लोज है नोट्स टू अकाउंट्स में। फिर एग्जांपल्स ऑफ इंक्वायरी, सबसे पहले तो जितने भी अनसर्टन आइटम्स थे विच वर एग्जिस्टिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट उनका स्टेटस पूछना चाहिए इंक्वायरी में। फिर स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए एसेट से कनेक्टेड, क्या कोई बहुत बड़ा एसेट का एक्विजिशन या सेल हुआ है, उसकी प्लानिंग हुई है क्या, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दो इंडियस के हिसाब से। क्या कोई बहुत बड़ा अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट जैसे गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट या डिस्ट्रक्शन हुआ है तो वो भी बता दो। क्या कोई ऐसी चीज हुई है जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट ऑन रिकवरेबिलिटी ऑफ द एसेट्स, एसेट्स की रिकवरेबिलिटी बहुत कम या ज्यादा हो गई है, जैसे बैन लगना किसी बिजनेस पे, तो उसको भी बता दो। फिर लायबिलिटी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा चेंज इन कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिबेंचर्स है तो वो बता दो। अगर कोई बहुत बड़ा चेंज है बोरोइंग्स में न्यू कमिटमेंट्स हमें दी उसके अंदर, वो बता दो। अगर जो कॉन्टिजेंसीज एग्जिस्ट कर रही थी उसमें कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्या, ठीक है, वो पूछ लो। एंड क्या कोई ऐसी चीज पे कोई ऐसा कुछ हुआ है क्या जिसका इंपैक्ट पड़ता है ऑन मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल आइटम्स, ठीक है, ऑन मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल आइटम, ऐसी कोई चीज हुई है कि भाई मेजरमेंट बदल जाए ऑल द आइटम्स को लेकर, कि भाई कोई अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है जैसे बहुत सारे सेल्स रिटर्न, या फिर कोई ऐसी चीज है कि विच क्वेश्चंस अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया जबकि आपने बोला था कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे, इट क्वेश्चंस अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर अगर आपको फैक्ट्स पता चलते अगर ऑडिटर को फैक्ट्स पता चलते हैं आफ्टर डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, जो पहले पता होता तो उसका ओपिनियन बदल जाता, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले नो ऑब्लिगेशन, ऑडिटर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। किसी भी तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता है ऑडिटर का। लेकिन अगर उसको कहीं से भी ऐसे फैक्ट्स पता चलते हैं जो पहले के हैं, जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को एग्जिस्ट करते थे, जो अगर उसको पहले पता तो वो अपना ओपिनियन बदल देता, तो उसको तीन बातें करनी पड़ेगी। उसको मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा, पूरा मुद्दा समझना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या मुद्दा है, ये क्या फैक्ट्स है। फिर अपने केबिन में आके सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमेंडमेंट की जरूरत है कि नहीं, वो सोचना पड़ेगा। और फिर अगर है तो फिर मैनेजमेंट को आकर पूछना पड़ेगा तेरा इंटेंशन क्या है भाई, तेरा इंटेंशन क्या है, तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने वाला है कि नहीं करने वाला है। अब अगर मैनेजमेंट बोलता है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड कर दूंगा, ठीक है, मैनेजमेंट बोलता है कि मैं फाइनेंशियल को अमेंड कर दूंगा, तो बहुत बढ़िया। हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट के अमेंडमेंट्स है वो हम पूरा चेक करेंगे। हम लोग सब्सिक्वेंट इवेंट के ऑडिट प्रोसेस को एक्सटेंड करेंगे न्यू ऑडिटर रिपोर्ट के डेट तक। बेसिकली अगर मैनेजमेंट अमेंड करने को तैयार है तो हम भी ऑडिट प्रोसेस को एक्सटेंड करेंगे, हम भी उसको चेक करने को तैयार है, ऑडिट प्रोसेस को एक्सटेंड करेंगे, एक नई रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट, एक न्यू ऑडिट रिपोर्ट भी देंगे हम लोग। लेकिन ध्यान रखें, जैसे नॉर्मल रिपोर्ट में होता है, इसको हम साइन नहीं करेंगे, इसको हम साइन नहीं करेंगे जब तक सामने वाला इसको साइन नहीं कर देता। वी आर नॉट गोइंग टू साइन इट टिल द मैनेजमेंट साइंस द रिवाइज्ड न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट अमेंड करने को तैयार नहीं है
तो आपने देखना चाहिए कि क्या लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने को बोलता है, या फिर लॉ नहीं बोलता लेकिन ऑडिटर को लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होने चाहिए थे। बेसिकली अगर लॉ बोलता है अमेंड होने चाहिए थे या फिर ऑडिटर को लगता है अमेंड होने चाहिए थे, मैनेजमेंट गलत कर रहा है। अगर ऑडिट रिपोर्ट अभी तक प्रोवाइड नहीं की है तो उसको मॉडिफाई करने के बाद उसको प्रोवाइड करो। अगर ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इशू हो चुकी है तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को बोलो कि प्लीज डोंट इशू इट टू एनीवन, इसको तुम इशू मत करो टू थर्ड पार्टी। अगर वो ऑडिटर की बात नहीं सुनते तो टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन में हो सकता है पब्लिक नोटिस दे कि ये ऑडिट रिपोर्ट हम विड्रॉ कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसा मत करो, या गो एंड स्पीक एट एजीएम। ये अदर अमेंडमेंट्स का क्या फंडा है? कभी कभी मैनेजमेंट सब्सीक्वेंट इवेंट्स के अमेंडमेंट के साथ साथ में अदर अमेंडमेंट भी कर देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इफ इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऐसे केस में ऑडिटर के पास में ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो अदर अमेंडमेंट्स को चेक कर सकता है, अगर वो चाहे तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, बोल सकता है मैं सिर्फ सब्सीक्वेंट इवेंट्स के अमेंडमेंट चेक करूंगा। मैनेजमेंट अपने मन से जो पॉलिसी बदल रहा है, चीजें चेंज कर रहा है, एस्टिमेट्स बदल रहा है, मैं अदर अमेंडमेंट्स को चेक नहीं करूंगा। अगर उसने अदर अमेंडमेंट्स को चेक नहीं किया है तो उसको ये बात यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को बतानी पड़ेगी। वो यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को ये बात कैसे बताएगा? वो ड्यूअल डेटिंग कर सकता है। ड्यूअल डेटिंग में क्या होता है? ड्यूअल डेटिंग में ओल्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट होती है, कॉमा, हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा, न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट होती है और वहां पे लिखा जाता है कि न्यू ऑडिटर्स डेट इज रेलेवेंट ओनली फॉर द सब्सिक्वेंट इवेंट अमेंडमेंट्स एंड नॉट अदर अमेंडमेंट्स। साफ साफ लिखा होता है कि भाई ये जो नई डेट है मैंने सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट अमेंडमेंट चेक किया है, ताकि दुनिया को पता चले मेजॉरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुराने डेट के हिसाब से चेक्ड है, सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट का जो अमेंडमेंट है वो नए डेट के हिसाब से चेक्ड है। हम लोग ईएमपी ओएमपी भी डाल सकते हैं जिसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ही चेक किया है, अदर अमेंडमेंट्स को चेक नहीं किया है। दोनों भी चीजें कर सकते हैं। हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें दोनों किया हुआ था। फिर अगर फैक्ट्स पता चलते हैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद, लेकिन ये जो फैक्ट हमको पता चले हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने के बाद पता चले तो क्या फर्क पड़ेगा? जो पूरे स्टेप्स हम पढ़कर आए थे पहले वो कॉपी पेस्ट सारे के सारे स्टेप्स लग जाते हैं, कॉपी पेस्ट सारे के सारे स्टेप्स एज इट इज लग जाते हैं। इसके अलावा और स्टेप्स ऑडिटर को लेने पड़ते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वो सबको इन्फॉर्म करे नॉट टू रिलाई ऑन द ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे शुड रिलाई ऑन न्यू रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट व्हिच विल बी गिवन सून। ये जो नई ऑडिट रिपोर्ट रहेगी इसमें ईएमपी ओएमपी डाल के समझाना पड़ेगा, यहां पे बताना पड़ेगा, हमको समझाना पड़ेगा कि भाई पहले हमने बनाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबको इशू हो चुका था लेकिन रिवाइज किया उसको। ठीक है, रीजन देना पड़ेगा क्यों रिवाइज किया, क्या सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट थे बताना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर स्टेप्स नहीं लेती सबको इन्फॉर्म करने को लेकर, ठीक है, टीसीडब्ल्यूजी को जाकर बोलो, अगर टीसीडब्ल्यूजी भी जाकर नहीं लेते तो हमको कुछ स्टेप लेना पड़ेगा कि भाई ये लोगों ने सबको इन्फॉर्म नहीं किया इसके बारे में। वी कैन गो एंड पब्लिक नोटिस हम लोग दे सकते हैं, या फिर वी कैन गो एंड स्पीक एट एजीएम। ऐसे 570 मोटा मोटी 3 स्टेप्स के बारे में बात करता है। पहले ऑडिटर को जाके देखना चाहिए जब वो अंडरस्टैंड करता है एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को, क्या कोई ऐसे इवेंट्स और कंडीशन है जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करे ओवर गोइंग कंसर्न। अगर ऐसे इवेंट्स और कंडीशन मिलते हैं तो उसने स्टेप नंबर 2 लगाना चाहिए, एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करनी चाहिए, एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए और देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है वो देखना चाहिए, कितना डेप्थ में प्रॉब्लम है वो देखना चाहिए। फिर उसके बाद में फाइनली इंफॉर्मेशन लेने के बाद स्टेप नंबर 3 में कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए। कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर और गोइंग कंसर्न को लेकर, और फिर उसके हिसाब से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटी ये 3 स्टेप्स होती है। मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब क्या? अगर आसान शब्दों में, जब गोइंग कंसर्न डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, जब उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, तो उस अनसर्टेनिटी को मटेरियल अनसर्टेनिटी बोला जाता है। एनी सर्टेनिटी विच हैज अ बिग इंपैक्ट ऑन गोइंग कंसर्न उसको बोलते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी। आइए स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। स्टेप नंबर 1 पे ऑडिटर को देखना पड़ता है कि क्या कंपनी के अंदर, एंटिटी के अंदर ऐसे इवेंट्स और कंडीशन है जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करते हैं ओवर गोइंग कंसर्न। अब यहाँ पे हमको इवेंट्स और कंडीशंस दिए हैं, 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशंस, फिर उसके बाद में ऑपरेशनल इवेंट्स और कंडीशंस, और फिर तीसरा अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस, जिसमें बेसिकली लीगल मैटर्स के ऊपर इवेंट्स एंड कंडीशंस है। फाइनेंशियल को हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांट कर रखा हुआ है, इन द सीक्वेंस ऑफ फॉलिंग बिजनेस, फिर बोरोइंग रिलेटेड और क्रेडिटर रिलेटेड। इन सीक्वेंस ऑफ फॉलिंग बिजनेस
अगर आपको ऐसा दिखे रेवेन्यू बहुत कम होते जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऑपरेटिंग लॉसेस है, अगर आपको बहुत हेवी ऑपरेटिंग लॉसेस दिख रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग लॉसेस दिख रहे हैं, इट क्रिएट्स डाउट और गोइंग कंसर्न। फिर लॉसेस दिख रहे हैं, लॉसेस की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है कि कैश फ्लो निगेटिव हो गया है। कैश फ्लो निगेटिव होने के वजह से पेमेंट्स नहीं हो पा रहे, डिविडेंड के पेमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, लाइबिलिटीज के पेमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, अरियर्स में रह रही है चीजें। उसकी वजह से जो करंट लाइबिलिटीज है दे आर मच मोर देन करंट एसेट्स, नेगेटिव नेट लाइबिलिटी सिचुएशन आ चुकी है। और फिर उसके बाद इन सब चीजों की वजह से रेशियोज, जो फाइनेंशियल रेशियोज है वो बहुत एडवर्स बन चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फ्लो सेट करके रखा है, पहले ऑपरेशंस के लॉसेस, उसकी वजह से कैश फ्लो निगेटिव, उसकी वजह से पेमेंट्स नहीं कर पाना, उसकी वजह से नेट लाइबिलिटी सिचुएशन, उसकी वजह से आगे फाइनेंशियल रेशियोज खराब हो गए। बोरोइंग्स की बात करें तो एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स के टर्म्स एंड कंडीशन स्टॉक को लेकर, मार्जिन को लेकर पूरे नहीं कर पा रहे। फिर बोरोइंग का मैच्योरिटी आ रहा है और उसका कोई रिन्यूअल अभी तक अप्रूव नहीं हो पा रहा है, रिपेमेंट कैसे होगा वो भी कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, ये भी बहुत गलत है। और फाइनली न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्लांट, नई चीजें करने के लिए, इसेंशियल इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए बिजनेस के लिए, उसके लिए फाइनेंसिंग नहीं मिल रही है। क्रेडिटर्स की बात करें, क्रेडिटर्स को पेन, बहुत सारे क्रेडिटर्स का डिफॉल्ट हो गया, पे नहीं कर पा रहे। क्रेडिटर्स ने बोला है कि हम और टाइम नहीं देंगे, विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग सपोर्ट को, और टर्म्स चेंज कर दिए, शिफ्ट कर दिया है क्रेडिट टर्म से कैश टर्म्स पे। ये सारे के सारे फाइनेंशियल इवेंट्स एंड कंडीशन है जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करते हैं और गोइंग कंसर्न। अगर मैं ऑपरेटिंग की बात करता हूं तो मैनेजमेंट, आप ऑपरेशंस को अगर इमेजिन करोगे तो ऑपरेशंस में हमेशा आपको देखेगा ऊपर मैनेजमेंट है, फिर रॉ मटेरियल आता है, लोग आते हैं, प्रोडक्शन होता है और सेल होता है। तो आप मैनेजमेंट के आपके मैनेजमेंट के 2 पॉइंट आ जाएंगे। मैनेजमेंट ने ही सोच लिया, मैनेजमेंट का इंटेंशन है बिजनेस को बंद करने का, ऐसा वो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करके रिजॉल्व कर चुके हैं, दैट इज ए इंडिकेटर। फिर की मैनेजमेंट पर्सन, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट पर्सन और उनके बदले कोई नहीं है विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, बहुत सारे की मैनेजमेंट पर्सन छोड़कर जा चुके हैं। फिर रॉ मटेरियल में शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, लॉस ऑफ की सप्लायर है, सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है। फिर जो आपके एम्प्लॉइज है, लेबर डिफिकल्टीज है, स्ट्राइक्स है। फिर प्रोडक्शन में ब्रेकडाउन है, टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। फिर आपके सेल में लॉस ऑफ फ्रेंचाइजी है, लॉस ऑफ लाइसेंस है, लॉस ऑफ मार्केट शेयर है, मेजर कस्टमर है, और या फिर कोई कॉम्पिटिटर है, कोई बहुत ही हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट लेकर आ गया है जो हमारे प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा डिफीट कर रहा है। ये सब ऑपरेशनल इंडिकेटर्स है। अदर इंडिकेटर्स में कैटास्ट्रॉफ हो गया है, कोई फायर, फ्लड, नेचुरल कैलेमिटी आ चुकी है और वो अनइंश्योर्ड है या अंडर इंश्योर्ड है, तो प्रॉब्लम है। फिर लॉ में नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है, या फिर गवर्नमेंट का लॉ पॉलिसी चेंज होने वाली है, गवर्नमेंट बिजनेस बैन होने वाला है, या फिर कोई पेंडिंग है बहुत बड़ा लिटिगेशन या प्रोसीडिंग, उसकी वजह से प्रोसीडिंग जो अगर हम हार जाए तो पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। ये आपके अदर इवेंट्स एंड कंडीशन है। तो पहले फाइनेंशियल इवेंट्स एंड कंडीशंस थे, फिर ऑपरेशनल इवेंट्स एंड कंडीशंस थे, और उसके बाद में आपके अदर इवेंट्स एंड कंडीशन। स्टेप नंबर 2 की अगर बात करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हमको इवेंट्स और कंडीशन मिलते हैं, तो स्टेप नंबर 2 में हमको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना होगा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेना होगा, क्या सही में गोइंग कंसर्न खतरे में है क्या सही में गोइंग कंसर्न के ऊपर अनसर्टेनिटी है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या। हमको मिटिगेटिंग फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो निगेटिव चीजों को कॉम्पनसेट करते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स को हम लोग मिटिगेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीजों को लेकर देखो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितने बड़े हैं, ऑपरेशनल प्रॉब्लम कितने बड़े हैं, अदर लीगल प्रॉब्लम्स कितने बड़े, कैसे इंफॉर्मेशन हम लोग निकालेंगे। कंपल्सरी ऑडिट प्रोसीजर, सबसे पहले मैनेजमेंट को बोलो कि भाई मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न बनाओ, स्पेशली जो प्रॉब्लम्स हमको नजर आ रहे हैं उनको अच्छे से कवर करो। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, लीगल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, ये आपको पहले बताना है, उसको पढ़ो अच्छे से। मैनेजमेंट के जो एक्शन प्लान है टू प्रोटेक्ट कंपनी फ्रॉम गोइंग कंसर्न, वो समझो कि प्लान एडिक्वेट है क्या, सही में एडिक्वेट है क्या, और क्या ये फीजेबल है, प्रैक्टिकल है क्या। फिर उसके बाद में प्लान के बेसिस पे कैश फ्लो फोरकास्ट बनवाओ मैनेजमेंट से। कैश फ्लो फोरकास्ट बनवाओ मैनेजमेंट से। चेक करो कि फोरकास्ट बनाने के लिए जो पिछले साल जो डेटा लिया है
बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो डेटा लिया है, बेसिक डेटा, वो कंप्लीट एक्यूरेट है ना, रिलायबल है ना। फिर जो अजम्पशंस लिए हैं फ्यूचर को लेकर कि रेवेन्यू कितना होगा, एक्सपेंस कितने होंगे, टैक्सेस कितने होंगे, वो रीजनेबल है, रियलिस्टिक है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछो कि ये सारे एनालिसिस कब बने थे, कितने महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, ये 3-4 महीने में फेवरेबल अनफेवरेबल क्या बातें हुई है गोइंग कंसर्न के लिए, वो पूछ लो। फाइनली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए मैनेजमेंट से कि भाई जो भी प्लान डिस्कस किए वो प्लान एडिक्वेट है और फीजेबल है, प्रैक्टिकल है। ये 5 चीजें हम लोग मैनेजमेंट से लेते हैं तो हम लोग इन डेप्थ पहुंचेंगे, हम लोग फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और लीगल प्रॉब्लम्स में समझ पाएंगे कि अगला 12 महीने कंटिन्यू करना पॉसिबल है कि नहीं। ऑप्शनल अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे ही 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट तो चला गया, मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न का। क्यों? क्योंकि वो पहले बन चुका है। अब यहां पर हम वापस प्लान, यहाँ पे मैनेजमेंट एंड थर्ड पार्टीज प्लान, यहां पर भी लोगों के प्लान पता करते हैं। लॉयर से जाके मिलो कि कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है और कोर्ट वाले क्या एक्शन ले सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट, उनको बंद करवा सकते हैं क्या, गोइंग कंसर्न का प्रॉब्लम हो सकता है क्या। कोर्ट से छोटा होता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास में क्या प्रोसीडिंग्स है देखो, वो बंद करवा सकते हैं क्या। उससे छोटे होते हैं शेयर होल्डर्स और टीसी लोग, जो उनके मिनट्स पढ़ो, ये कंपनी को बंद करवा रहे हैं क्या। उससे छोटा होता है मैनेजमेंट, उनका प्लान देखो, ये एसेट्स को बेचने का इनका क्या प्लान है, कंपनी को बंद करवा रहे हैं क्या। ठीक है, फिर डिबेंचर होल्डर्स और लोन अग्रीमेंट्स पढ़ो कि ये लोग कंपनी को बंद करवा सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। फिर अनफुलफिल्ड कस्टमर ऑर्डर्स, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो, कस्टमर्स क्या एक्शन ले सकते हैं, तो थर्ड पार्टीज क्या एक्शन ले सकती है वो समझो। अब उनके आपने मैनेजमेंट और थर्ड पार्टीज के प्लान्स और एक्शन समझ लिए, उसके बेसिस पे कैश फ्लो का, फोरकास्ट का, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थोड़ा आप एनालिसिस करो। आप कैश फ्लो फोरकास्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोरकास्ट स्टेटमेंट में थोड़ा स्टडी करो कि अगर कंडीशन इंप्रूव हुई तो क्या होगा, अगर डिटोरिएट हुई तो क्या होगा। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल खत्म होने के बाद में, आफ्टर ईयर एंड, जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो देखो कि जैसा इन्होंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैंडेटरी में एडिशनल पॉइंट्स थे, यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, साल खत्म होने के बाद में, साल खत्म होने के बाद में जो इवेंट्स होते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट, देखो क्या सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए, उसका पॉजिटिव, फेवरेबल या अनफेवरेबल इंपैक्ट है गोइंग कंसर्न पे, समझ लो। फिर यहां पर भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टीज को पूछो, थर्ड पार्टीज को बोलो, कंफर्म करो कि आप सही में प्रॉमिस करते हो कि कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे, सही में इनके प्रॉपर्टी खरीदोगे, सही में इनके इन्वेस्टमेंट खरीदोगे। और जो लोग हाँ बोल रहे हैं, क्या सही में उनके पास में इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है क्या, सही में इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है क्या, वो समझो। और फिर ये भी समझो कि भाई जो बोरिंग फैसिलिटी, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सही में बोरिंग फैसिलिटी देने के लिए तैयार है क्या। ये सब करके हमको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हमको 12 महीने का फ्यूचर दिख जाएगा कि ये लोग कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। इसमें 2 कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहला कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करते मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर, और दूसरा कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं गोइंग कंसर्न को लेकर। तो पूरी इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन लेकर कलेक्ट करो और देखो मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या। ठीक है, व्हाट डू यू मीन मटेरियल अनसर्टेनिटी, एक ऐसी अनसर्टेनिटी जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एंड विच विल इज गोइंग टू हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन द गोइंग कंसर्न। इतनी इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी है, इतना बड़ा डेंजर है कि लोगों को ये डिस्क्लोज करना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाता है। तो जब भी कोई ऐसी चीज है जो इतनी बहुत बड़ी बन जाए, गोइंग कंसर्न में बहुत बड़ा इंपैक्ट करे, ठीक है, उसको हिला के रख सकती है, इतनी ताकत किसी में आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी मिलती है, सपोज इवेंट्स एंड कंडीशंस भी मिले और फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी भी मिली, तो पहले हम डिस्क्राइब करेंगे क्या इवेंट्स और कंडीशन थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स या लीगल प्रॉब्लम्स जो भी थे। फिर वहां पर उसके बाद में सेकंड चीज हम लोग लिखेंगे, यस इट इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी छोटी मोटी नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, इसका बहुत हेवी इंपैक्ट है गोइंग कंसर्न पे, गोइंग कंसर्न खत्म हो सकता है। तीसरी चीज हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी assets may not be realized in normal course of business and liabilities may not be paid in normal course of business। ठीक है, फिर अगर इवेंट्स एंड कंडीशन थे लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं थी, तो हम सिर्फ प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशंस को समझाकर आ जाएंगे। पार्ट 2, मटेरियल अनसर्टेनिटी के बाद हम लोग गोइंग कंसर्न के बारे में सोचते हैं। पहला कंक्लूजन सपोज आ सकता है गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट, उसमें 2 सिचुएशन हो सकती है, देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी। अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है और कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है, हम स्ट्रेट अवे अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, क्लीन ओपिनियन देंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या करना है। फिर अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को देखें तो आज भी कंटिन्यू करने की प्रोबेबिलिटी 12 महीने में ज्यादा है एज कंपेयर टू बंद होने की। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है बट स्टिल गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। ऐसे इसमें हम मैनेजमेंट को पूछेंगे कि आपने
नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया क्या, जो हम लोग ऊपर डिस्कस करके आए थे, एडिक्वेट डिस्क्लोजर आपने किया क्या? अगर उन्हें एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया तो हम क्लीन रिपोर्ट देंगे, प्लस एज अ ऑडिटर हम हमारी तरफ से एक सेपरेट सेक्शन डालेंगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी ओवर गोइंग कंसर्न, एक सेपरेट सेक्शन डालेंगे, उसमें मैटर को समझाएंगे, नोट को रेफर करेंगे कि फॉर फर्दर रेफर दिस नोट, और वहां पे लिखेंगे भी अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट, इन दिस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट हमारा ओपिनियन कोई मॉडिफाई हम नहीं कर रहे, ठीक है। फिर अगला हो सकता है कि उन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोजर, मटेरियल अनसर्टेनिटी का प्रॉपर डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं दिया है, तो ये धोखेबाजी है। हम लोग सीधा क्वालिफाई करेंगे, एडवर्स करेंगे एज द केस में भी, गोइंग कंसर्न में कितना इंपैक्ट हो रहा है उसको देखकर। फिर गोइंग कंसर्न अगर इनअप्रोप्रिएट है, अगर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है और ये लोग नहीं मान रहे, अभी भी ये लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो अनर्थ है, सीधा हम लोग एडवर्स रिपोर्टिंग करेंगे। अगर गोइंग कंसर्न डाउटफुल है, मैनेजमेंट बिल्कुल हेल्प करने को तैयार नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है, तो हम लोग क्वालिफाई करेंगे या फिर डिस्क्लेमर देंगे। फिर ऐसे 580 के अंदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक रिटर्न स्टेटमेंट है मैनेजमेंट की तरफ से, जिसमें वो कंफर्म करते बहुत सारी बातें जो मैनेजमेंट ने प्रॉमिस की थी ऑडिट की शुरुआत में, ऑडिट के दौरान ओरली बोली थी, कंफर्म करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं ऑडिट एविडेंसेस ऑफ डिफरेंट एरियाज। दो चीजों के लिए रिटर्न मोटा मोटी या तो कंफर्म कर रहे हैं वो लोग या फिर सपोर्ट कर रहे दूसरे ऑडिट एविडेंसेस को। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ती है, जब किसी को बोलते लिख कर दो तो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंप्रूव्स ड्रास्टिकली, बंदा बहुत सोच समझ कर लिखता है चीजों को। एक्सक्लूजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अंदर की बातें, असर्शंस, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स को हम भले उस पे मैनेजमेंट की सिग्नेचर हो, उसको हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलते। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज गिवन स्पेसिफिकली टू ऑडिटर एंड विच सपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके रिकॉर्ड्स को ही हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं बोल सकते। दो टाइप के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक जो मैंडेटरी है, हर ऑडिट में लेना ही पड़ता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हर असाइनमेंट में लेना ही पड़ता है, ठीक है, लेना ही पड़ता है। और दूसरा अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जरूरत पड़ने पर। ध्यान रखें कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, अग्रीड, बट इट कैनॉट सब्स्टिट्यूट एनी ऑडिट प्रोसीजर और एनी ऑडिट एविडेंस। इट इज टेकन एट द लास्ट एज अ सपोर्टिव एविडेंस। ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है, सपोर्टिव आपका एविडेंस है। ये कभी भी अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं बनता, ये हमेशा दूसरों को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज बोल रहे हैं कि भले ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इट विल नेवर रिड्यूस अदर ऑडिट प्रोसीजर और एविडेंस, ठीक है, इन्वेंट्री का सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, कभी भी अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा। और एक बात बता दूं, अगर कभी ऑडिटर सबूत की कमी महसूस कर रहा है, लिमिटेशन ऑन स्कोप महसूस कर रहा है, मतलब ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर पा रहा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, उसको ये कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, तो बेसिकली सब कुछ करने के बाद में भी और सबूत चाहिए तो इसकी मदद लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर रहा है, एविडेंस नहीं ले पा रहा क्योंकि लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन डाले हुए है, उसको ये कॉम्पनसेट कभी नहीं कर सकता। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो होता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें क्या क्या होती है? उसमें मोटा मोटी 3 बातें होती है। पहले उनको बोलते लिख कर दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, प्रिपेयर करना एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो उसको बनाना विच गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, उनकी जिम्मेदारी। पहले तू ये कंफर्म दिस। फिर दूसरा कंफर्म कर, बनाने के बाद में जितनी इंफॉर्मेशन तूने प्रॉमिस की थी, जितनी तूने देनी चाहिए थी एज पर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, तूने पूरी इंफॉर्मेशन हमको दी। और तीसरा, जितनी भी इंफॉर्मेशन तूने हमको दी उन सब की प्रॉपर अकाउंटिंग, कुछ भी छूटा नहीं है। पहले तो बनाना तेरी जिम्मेदारी, बनाने के बाद में इंफॉर्मेशन देना भी तेरी जिम्मेदारी, और जो तूने इंफॉर्मेशन दी है वो पूरी की पूरी इंक्लूडेड है, पूरी अकाउंटिंग हुई है, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के वर्डिंग्स एग्जैक्टली आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में जो की पैराग्राफ्स होते हैं, इनिशियल 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं, बिल्कुल वो होने चाहिए शॉर्ट में। लेटर ऑफ एंगेजमेंट जनरली बहुत डिटेल में होता है, उसको हम लोग शॉर्ट में यहां पर ले लेते हैं। शॉर्ट में वी टेक इट इन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कभी कभी हमको रिकन्फर्म करना पड़ता है, डिटेल में लिखकर लेना पड़ता है, रिकन्फर्म करना पड़ता है, डिटेल में लिख करना पड़ता है। कब? अगर एंगेजमेंट लेटर प्रीवियस ईयर में बना था, इस साल नहीं बना है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए डिटेल में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी को लिख के लेते हैं। अगर सिग्नेटरीज जिन्होंने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन किया था वो लोग अब नहीं है, वो लोग बदल चुके हैं,
तो हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में डिटेल लिखवा कर ले लेते हैं। कभी लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैनेजमेंट को हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, जिस चीज नहीं, बहुत अजीबोगरीब बहुत ज्यादा उम्मीद है मैनेजमेंट हमसे बना के रखा हुआ है मैनेजमेंट ने, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वापस हमने डिटेल में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखवा के ले लेना चाहिए। सर्कमस्टांसेस बदल चुके हैं, प्रॉफिट मेकिंग से लॉस मेकिंग हो चुके हैं, अमेलगमेशन मर्जर डीमर्जर हो गया, फिर से लिखवा कर ले लेना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं डेट की, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए साल के एंड में, साल के एंड में होना चाहिए। इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ताकि सब कुछ कवर करे, आखिर तक के सब्सीक्वेंट इवेंट्स कवर करे, फ्रेश इंफॉर्मेशन, हमको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के पहले होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑडिट एविडेंस, इट शुड बी टेकन बिफोर ऑडिट प्रोसीजर। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कितने सालों का लेना चाहिए? जितने सालों पे हम ओपिनियन देते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, उतने सालों का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। अगर मैं 2 साल पे ओपिनियन दे रहा तो 2 साल का लूंगा। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग 2 साल पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट पिछले साल था और जो मैनेजमेंट इस साल तो चेंज हो गया, ठीक है, तो ये मैनेजमेंट बोल सकता है अरे हम तो पिछले साल थे ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बोलता है। करंट ईयर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है पिछले साल को पूरा समझना और पिछले साल का भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना, ठीक है, हमको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता अगर पिछले साल का मैनेजमेंट चेंज भी हो गया होगा तो। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे 710 में और अच्छे से समझा जाता है। कभी कभी मैनेजमेंट के पास जाते हैं, उनको बोलते रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए और वो सीधा मना कर देते हैं। हमको 3 चीजें करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 1, हमको जाकर उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, दे दो, एकदम नॉर्मल एक्टिविटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं मानते तो फिर सोचना पड़ेगा, री इवेल्युएट करना पड़ेगा कि इनकी इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट और ऑडिट एविडेंस इन जनरल उन्होंने जो ऑडिट एविडेंस दिया है वो भरोसेमंद है कि नहीं, ये हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज को मना कर रहे हैं। वो इवेल्युएट करने के बाद हमको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि वी गो फॉर मोर ऑडिट एविडेंस, एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के लिए हम लोग जाए। और अगर सबूत की हमको कमी महसूस हो रही है तो हो सकता है कि हम लोग मॉडिफाई करें ओपिनियन। और अगर विश्वास बहुत ही हमारा खत्म हो चुका है तो हो सकता है विड्रॉ करने के बारे में भी सोचें। तो उनको डिस्कस करेंगे, समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो रीइवैल्यूएट करेंगे चीजों को, ठीक है, और फिर आगे जाके ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे, सबूत की कमी है तो मॉडिफाई करेंगे, विड्रॉ करेंगे, अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। डीआरए, जैसे डीआरएस होता है, हमको डीआरए करना पड़ेगा, डिस्कस, रीइवैल्यूएट, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। फिर अगर हम बात करते हैं, कभी कभी हमको डाउट होता है, वी हैव डाउट ओवर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सामने वाले मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, लेकिन मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी एथिक्स पे डाउट होता है, उनके मतलब कि झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, रेपुटेशन खराब है, उनके कॉम्पिटेंस, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस पे डाउट होता है, उन्होंने केयरफुली सोच समझ के हमको दिया ना, उनके डिलीजेंस, कमिटमेंट पे डाउट होता है। इंटीग्रिटी, एथिक्स, कॉम्पिटेंस, डिलीजेंस, कमिटमेंट, ऐसे केस में अगर आपको डाउट है तो हमको एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है कि नहीं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और ऑडिट एविडेंस इन जनरल रिलायबल है कि नहीं, हमको पता करना पड़ेगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और अदर ऑडिट एविडेंस मैच नहीं हो रहे, तो हम विल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स और रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या सही है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन या जो दूसरा एविडेंस वो सही है। अगर मैटर अनरिजॉल्व रहता है, मैटर इज अनरिजॉल्व, तो प्रॉब्लम है यार। अगर मैटर अनरिजॉल्व है तो हमको बैठकर सोचना पड़ेगा, इंटीग्रिटी, एथिक्स, कॉम्पिटेंस, डिलीजेंस, कमिटमेंट से उसने बनाई है क्या चीजें। यहां पे बैठ के हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास है वो अगर अनरिजॉल्व है चीजें तो रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा यार सही में रिलायबल है क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल, ऑडिट एविडेंस इन जनरल आर रिलायबल। अगर हमको कंक्लूजन मिलता है कि चीजें अनरिलायबल है, जो भी है, हमको डाउट था, उसके बाद हमको अनरिलायबल मिला या इनकंसिस्टेंसी थी, फिर अनरिलायबल मिला, तो फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। वी कैन गो फॉर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, और एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश करो, मॉडिफाई करो या विड्रॉ करो, ये सब बातें हमको करनी पड़ेगी।